बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। हमने अपने पिछले लेसन में यह चर्चा प्रारंभ करी कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं और वह कैसे उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हमने यह समझा कि भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। अब अधीनस्थ अधिकारी उनके कौन होते हैं? हमने अपनी पिछली चर्चा में यह समझा कि अधीनस्थ अधिकारी उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य और प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान की अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाते हैं। यानी भारत का कार्यपालिका का कोई भी आदेश जब जारी होता है तो वह राष्ट्रपति के नाम से जारी होता है। भारत के अंदर कोई भी कार्यपालिका कार्य यह कहकर आदेशित होता है कि वह राष्ट्रपति की इच्छा है, तो उनके नाम से वह प्रसारित होता है। जबकि हम समझते हैं, हमने अपनी पिछली चर्चा के अंदर ही समझा था कि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। यह जो आर्टिकल है, यह जो संविधान का अनुच्छेद है, यह एक बहुत ही विशेष अनुच्छेद है। अब इसके तहत राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वह सब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। प्रधानमंत्री का नाम इसमें काम आता है, मतलब वास्तविकता में तो हर काम प्रधानमंत्री के नाम से होता है। ये हम बाद में चर्चा करेंगे, जब हम प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियों को हम डिस्कस करेंगे तब हम ये बात करेंगे। अभी हम हर बात को मंत्रिपरिषद के नाम से करेंगे कि राष्ट्रपति को जो सलाह देते हैं वो मंत्रिपरिषद सलाह देती है और मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है वो राष्ट्रपति काम करते हैं। आर्टिकल 74 की जो भावना है वह यह है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए यह मंत्रिपरिषद गठित हुई है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे वो इस मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे और उसमें यह भी लिखा है कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। अब जो संशोधन आया था, 44वां संशोधन, उसमें यह बात जोड़ी गई थी कि राष्ट्रपति एक बार साधारणतया ऐसी सलाह को वह एक बार पुनर्विचार के लिए पुनः भेज सकते हैं मंत्रिपरिषद के पास और ऐसी पुनर्विचारित या पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वो कार्य करेंगे। यानी मान लीजिए पुनर्विचार किया और मंत्रिपरिषद ने वापस वही सलाह भेज दी तो राष्ट्रपति उस पर कार्य करेंगे। अब वो कोई पुनर्विचार के लिए भी नहीं कह सकते और मना भी नहीं कर सकते। तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए बनाई जाती है और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार काम करेंगे। आर्टिकल 74 बिल्कुल क्लियर है। मैं अब तक इस बात को आपके पास इसलिए दोहरा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को यह बात कंप्लीटली समझ में आ जाए कि राष्ट्रपति के नाम से जो अनुच्छेद 77 के तहत पूरा भारत सरकार के आदेश जारी किए जाते हैं वह वस्तुतः इनफैक्ट वो कौन जारी कर रहे हैं? वो मंत्रिपरिषद जारी कर रहे हैं। नाम किसका है? राष्ट्रपति का नाम है ना। अब हम आते हैं इस बात पे कि आर्टिकल 78 क्या कहता है।
यह एक आर्टिकल है, जिसको अनुच्छेद है, जिसको समझना भी बहुत जरूरी है। आर्टिकल 78 के अनुसार, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के संघ प्रशासन एवं व्यवस्थापन संबंधी प्रस्ताव की सूचना दें। राष्ट्रपति की इच्छानुसार प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे मामलों को जिन पर केवल किसी मंत्री ने निर्णय लिया, मंत्रिमंडल के विचार के लिए रखा जा सकता है। देखिए, आर्टिकल 78 क्या कहना चाह रहा है कि वह बताना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री एक कड़ी है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के द्वारा जितने भी संघ प्रशासन या व्यवस्थापन एस्टैब्लिशमेंट संबंधी प्रस्ताव उनके हैं, जो उनकी सलाह है, वे सभी चीजें, उनकी सूचना वो राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। यानी जो मंत्रिपरिषद सलाह तैयार कर रही है, जो मंत्रिपरिषद सजेशंस या जो कार्य तय कर रही है, वे सभी कार्य, वे सभी सलाह, वो सुझाव जो अब आदेश के रूप में निकलने हैं, राष्ट्रपति के कार्यालय से निकलने हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों से निकलने हैं, राष्ट्रपति के नाम लेकर के निकलने हैं, तो उनकी सूचना भी राष्ट्रपति तक पहुंची रहनी चाहिए। हो सकता है वो मंत्रियों के ऑफिस से निकल जाएं वो आदेश, लेकिन वो आदेश तो निकलेंगे ऐसे ही कि राष्ट्रपति की मंजूरी से, ये ऐसे राष्ट्रपति की इच्छा है, ये ऐसे काम करने का है, तो वो सब सूचनाएं राष्ट्रपति के पास पहुंची भी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति को इन सब सूचनाओं से, इन सब सलाहों से, इन सब मामलों से अवगत कराने का कार्य किसका है? प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के संघ प्रशासन एवं व्यवस्थापन संबंधी प्रस्ताव की सूचना दें। यह तो बात ये हो गई कि मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिए हैं, मंत्रिपरिषद जो चाह रही है, वो राष्ट्रपति तक सूचना पहुंचनी चाहिए। यानी ये तो एक लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ सब सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं, सब इंफॉर्मेशंस पहुंचाई जा रही हैं, उनके सामने, राष्ट्रपति के सामने प्लेस की जा रही हैं। मेरे आप शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आ रहा हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रपति को नीचे से, मंत्रिपरिषद से ऊपर की तरफ, राष्ट्रपति की तरफ ये सूचनाएं प्रदान की जा रही हैं, पहुंचाई जा रही हैं, और पहुंचाई जाने के अंदर कड़ी कौन है? प्रधानमंत्री है। दूसरी तरफ इसी अनुच्छेद, आर्टिकल 78 के अंदर, अनुच्छेद 78 में यह अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे मामलों को जिन पर केवल किसी मंत्री ने निर्णय लिया, मंत्रिमंडल के विचार के लिए रखा जा सकता है। यानी कोई ऐसा मामला हो जिसमें केवल किसी एक अलग मंत्री ने अपने विभाग के तहत, अपने मंत्रालय के तहत किसी मामले पे कोई निर्णय ले लिया और वह राष्ट्रपति की नजर में आया ही है, क्योंकि सारी सूचनाएं राष्ट्रपति तक पहुंचती हैं, क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या हो रहा है, सब उनके पास मामले पहुंचते हैं। तो ऐसा कोई मामला है जो किसी मंत्री ने अपने स्तर पे ले लिया है और राष्ट्रपति यह समझते हैं कि इस मामले को, इस निर्णय को अकेले इन मंत्री को नहीं लेना चाहिए था, इसे पूरे मंत्रिमंडल के समक्ष पेश होना चाहिए था। तो ऐसे मामले को राष्ट्रपति यह सूचना भेज सकते हैं, प्रधानमंत्री को यह कह सकते हैं कि ऐसे मामले को वे मंत्रिमंडल के समक्ष पेश करें और मंत्रिमंडल का निर्णय लिया जाए।
यानी कोई एक मंत्री ने कोई अपने स्तर पर जो निर्णय ले लिया है अकेले, उस निर्णय को राष्ट्रपति ऐसा करवा सकते हैं कि वो पूरे मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाए और संपूर्ण मंत्रिमंडल का क्या उस पर निर्णय है, क्या उस पर सलाह है, उनके समक्ष पेश होकर के वह निर्णय दोबारा से विचारित किया जाए। यह राष्ट्रपति इसलिए कर सकते हैं कि कभी कोई ऐसा मामला वो समझते हैं जो राष्ट्र हित में है, बड़ा है, अकेला निर्णय किसी मंत्री ने ले लिया है, इससे बेहतर होता कि जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, वो सब मिलकर के इस पे अपना अपना सजेशन देंगे, अपना मत अभिव्यक्त करेंगे। अच्छा निर्णय निकल के आएगा ऐसा राष्ट्रपति अगर माने तो वह ऐसे निर्णय को पूरे मंत्रिमंडल के सामने प्रधानमंत्री के द्वारा उसे रखवा सकते हैं। तो अब दो बातें हुई आर्टिकल 78 के अंदर। एक बात तो यह हुई कि जो भी मंत्रिपरिषद कार्य करते हैं, जो भी मंत्रिमंडल के निर्णय होते हैं, वो सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने पेश करते हैं उनकी सूचनार्थ, उनके आदेशों के लिए। वो आदेश फिर राष्ट्रपति के नाम से निकल जाते हैं, राष्ट्रपति सूचित रहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 77 ये बोल रहा है कि भारत सरकार के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। संघ सरकार, संघ प्रशासन के सारे आदेश। अब आर्टिकल 78 में दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति अगर किसी भी मुद्दे पे चाहें तो वह मुद्दा, वह विषय मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जा सकता है और वह ऐसा संदेश 78 के तहत वह मंत्रिपरिषद के पास भेज सकते हैं, मंत्रिमंडल के पास भेज सकते हैं। वह किसी अन्य मामले के अंदर भी जो वो चाहें कि इसको मंत्रिमंडल डिस्कस करे और उनको सलाह दे, वह मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए भेज सकते हैं, वह संदेश भेज सकते हैं। बात सारी यह है कि राष्ट्रपति ही बड़े हैं। वास्तविक शक्तियां भले ही कार्यपालिका की मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के हाथ में हैं, लेकिन बॉस कौन है इनका? वह राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति चाह रहे हैं तो वह किसी चीज को एक बार पुनर्विचार के लिए भी भेज रहे हैं। राष्ट्रपति चाह रहे हैं तो वह किसी एक मंत्री के निर्णय को सब पूरी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के समक्ष पेश करवा रहे हैं। राष्ट्रपति अगर चाह रहे हैं तो वह कोई संदेश भी भेज रहे हैं। तो आर्टिकल 78 के अनुसार राष्ट्रपति ही सर्वोपरि है, वो बॉस है। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति इन मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की सलाह से ही काम करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, सिर्फ एक पुनर्विचार के लिए एक बार भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी आर्टिकल 78 ये अंडरलाइन कर रहा है कि वो कोई भी संदेश भेज सकते हैं, कोई भी मंत्रिपरिषद के सामने किसी मुद्दे को पेश करवा सकते हैं विचार के लिए। यह कार्यपालिका शक्तियां बेहद इंपॉर्टेंट हैं समझनी। मैं जब आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों को समझा रहा हूँगा और किसी लॉ को कैसे बनाया जाता है, किसी विधेयक को कैसे बनाया जाता है, उस समय भी आर्टिकल 78 का एक बार वापस प्रयोग करूंगा आपको समझाने में। अभी इस बात से मैं आगे चलता हूं और आर्टिकल 78 को का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग कहें या उसका अर्थ मैं आपको विधि बनाने के समय पुनः डिस्कस करूंगा। अब मैं इस बात पे आता हूं कि राष्ट्रपति की शक्तियां को आगे डिस्कस करते हुए संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार जन निर्वाचन में विजयी राजनीतिक दल के नेता की नियुक्ति वो प्रधानमंत्री के पद पर करते हैं। ये एक और शक्ति है उनकी कि वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय
उन्हें बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री मनोनीत करना होगा। परंतु यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो तो ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर वह अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। उसी के द्वारा मंत्रियों को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अब ये जो आर्टिकल 75 है, जिसमें हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ही हैं जो इस बात को देखेंगे कि चुनाव होने के पश्चात, आम चुनाव होने के पश्चात लोकसभा में किसका बहुमत आया है, कौन से राजनीतिक दल का बहुमत आया है। जब आम चुनाव होते हैं तो पूरे देश में जो लोकसभा के सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये सभी लोकसभा सदस्य, नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। अब राष्ट्रपति यह देखते हैं कि जो नई लोकसभा गठित हुई है, इसमें कौन से राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जब कोई एक राजनीतिक दल को संपूर्ण बहुमत या पूर्ण बहुमत मिल गया हो, यानी आधे से ज्यादा सदस्य उनके एक ही दल के किसी के आ गए हों, जब मान लीजिए 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, सभी 543 निर्वाचक हुए हों, मान लीजिए निर्वाचित हुए हों या उनका निर्वाचन हुआ हो, तो 543 का आधा हो जाता है 271.5, तो 272 मान लीजिए किसी के पास, राजनीतिक दल के पास सांसद आ गए तो वो बहुमत में आ गए। तो 272 या 272 से अधिक सांसद किसी एक राजनीतिक दल के अगर मान लीजिए आ जाते हैं तो राष्ट्रपति को कोई संशय ही नहीं रहता, वो डाउट ही नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति उसी दल के जो नेता होता है उनको प्रधानमंत्री बनवा देंगे और उस दल के लोगों को कहेंगे कि आप अपनी सरकार बनाइए। ऐसे में वह जब प्रधानमंत्री, जो मंत्री परिषद चाहेगा उस प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद को राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन करवा देंगे, नामित करवा देंगे, उनको शपथ दिलवा देंगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति चुनते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन चुनना उनका किस बात पर निर्भर हो रहा है। राष्ट्रपति इस बात पे चयन कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जिसको बहुमत प्राप्त है, कौन व्यक्ति है जिसको लोकसभा के अंदर, जिसके राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त है। अगर किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है तो राष्ट्रपति का कार्य बिल्कुल आसान हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर राष्ट्रपति के सामने ऐसी स्थिति है कि किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति को ये समझना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बहुत बारीकी से कि कौन से दल शामिल हो रहे हैं या गठबंधन बना रहे हैं, और वो गठबंधन बना करके सरकार बनाने की पेशकश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए, पेश तो सभी कर लेंगे, छोटे छोटे राजनीतिक दल भी कह देंगे हमारे पास बहुमत है, राष्ट्रपति जी हमारे को सरकार बनाने के लिए इनवाइट कीजिए, आप हमें शपथ दिलवाइए। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राष्ट्रपति जानने की कोशिश करते हैं कि बहुमत किसको प्राप्त हो सकता है। उस संभावना के आधार पे वह किसी भी व्यक्ति, किसी नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं।
तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम इसी चर्चा को अगली क्लास में वापस डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।